हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला चैनल पर। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट और रूल्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स वाला वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार आप उसको पहले देख लो। देन यहाँ पर आपको उन चीज़ों का एप्लीकेशन दिखेगा, कैसे एकदम डिफिकल्ट से यूज़ किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में एकदम ईजी रूल्स का यूज़ किया जाता है। बहुत डिफिकल्ट दिखने लगता है बट होता है एकदम ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चंस का हम लोग सेट लिया है। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर भी चीज़ें होंगी याद रखने के तरीकों की, वहाँ पर मैं आपको याद रखने के तरीके भी बताता जाऊँगा। ठीक है, चलो। और बाकी अगर किसी को कुछ भी ऐसी डाउट आता है, किसी को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो उसको याद नहीं रहती है, तो आप उसको पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं याद रहती है। तो मैं उसका भी तरीका अगर पॉसिबल होगा तो आपको बताऊँगा कि मैं कैसे उन चीज़ों को याद रखता हूँ। ठीक है, चलो। तो पहला आपका सेंटेंस क्या है? वी शुड not forget that we have right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। उसमें क्या आया था? ईच। और ईच जो था वो किसके बारे में बताता था? पर्टिकुलर, हर एक पर्सन के बारे में। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये क्या हो जाएगी? हैज। ईच ऑफ अस हैज टू रिमेंबर। हम सबको अपनी ड्यूटी भी साथ ही साथ याद रखनी चाहिए। आलोचना जिसकी भी आपको करनी आप करो, आप मेरी आलोचना करो, जो भी मुझे गलती है, मुझ में जो भी गलतियां हैं आप उन्हें बताओ, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है? मुझसे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, उसको आपको साथ ही साथ सीखना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में क्या एरर थी आपको समझ में आया? ईच ऑफ अस हैज, बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हर पग्नेशियस। पग्नेशियस मतलब क्या होता है? झगड़ालू। पग्नेशियस मतलब थोड़ा सा क्या? झगड़ालू। जैसे डॉग होता है ना, पग होता है। पग क्या होता है? थोड़ा सा अगर उसको आप बहुत ज्यादा छेड़ोगे ना तो काटने लगता है, तो वो झगड़ालू होता है। उस टाइप का ही पग्नेशियस बिहेवियर भी उसी वजह से बोलते हैं। और पग्नेशियस डॉटर मतलब झगड़ालू जो उसकी बेटी है, ऑलवेज डू समथिंग, कुछ ऐसा हमेशा करती है, दैट में इनकर। इनकर मतलब क्या होता है? इनकर लॉसेस। आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हो कि जो भी शॉपकीपर है, इनकर लॉस मतलब वो घाटा झेलता है। ठीक है, इनकर मतलब उस चीज को बेयर करना। ठीक है, इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स who hold a wrong opinion about her family। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हर पेग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग, उसकी जो बेटी है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है, दैट में इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड, वो उसके जो भी नेबर्स हैं, दैट में इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड ए रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखो क्या कह रहा है? हर पग्नेशियस डॉटर, जो उसकी पग्नेशियस डॉटर है, वो ऑलवेज डू। अब देखो यहाँ पर क्या डू करेक्ट है, तो आपको ये चीज ऐसी है जो दिखती नहीं है, बट आपको सब्जेक्ट देखना है क्या है? हर पग्नेशियस डॉटर, उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा है। ऑलवेज डू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? ऑलवेज डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। ऑलवेज डज समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड ए रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। बात समझ में आ गई सभी को? पग्नेशियस मतलब याद रखना है क्या होता है? झगड़ालू। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्या है? दोज एथलीट्स who did not adhere to the rules of athletics was deprived of taking part in the championship। यहाँ पर जैसे ही मैंने वॉज पढ़ा, मुझे फील हुआ कि यहाँ पर कुछ एरर है। क्यों ऐसा लगा? देखो, दोज एथलीट्स, बात किसके बारे में हो रही है? उन एथलीट्स के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो हु डिड नॉट एडर टू द रूल्स, एडर मतलब क्या होता है? चिपके रहना। एडर टू रूल्स मतलब उनको फॉलो करना। ठीक है, एडर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वॉज नहीं, यहाँ पर वर्ब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल होगी। आपका जो वर्ब होनी चाहिए वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट उसका होना चाहिए। प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। वर डिप्राइव्ड ऑफ मतलब उन्हें वंचित कर दिया था। कैसे? चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर। अब देखो ये आर किसके लिए यूज हुआ है? इस आइडिया के लिए। तो इस आइडिया के लिए क्या आर करेक्ट है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा? इज। द आइडिया इज रिवॉल्यूशनरी। आप इसको बीच में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देखनी है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 पहली स्लाइड में क्वेश्चंस देखे। इसी तरह से मैं आपको हर स्लाइड में 4 क्वेश्चंस दिखाऊंगा और लास्ट स्लाइड में होंगे 6 क्वेश्चन। टोटल कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाइदर रजनी नॉर रागिनी। अब देखो
बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है इन चीज़ों में कि नाइदर नॉर के साथ जो वर्ब आएगी वो पहले वाले के साथ या बाद वाले के साथ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि यहाँ पर वॉर तो किसी भी अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, वर्ड जो है वो तो किसी अकॉर्डिंग नहीं आएगा, या तो रजनी की बात करें या रागनी की, दोनों ही केसेस में जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सिंपल से एरर है, ये आपको याद रखना है। नाइदर रजनी नॉर रगनी वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, वॉज टू टेक हर हील्स व्हेन दे सॉ अ कोबरा लाइंग एट द गेट। जैसे उन्होंने देखा कि कोबरा क्या है, लेटा हुआ है, लाइंग मतलब क्या, लेटा हुआ है, यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, लाइंग, वो कैसा हुआ, लेटा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, गेट पर, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो टू टेक हर हील्स, अपनी हील्स निकाल लिए, या फिर सेंस इसका क्या बनता है कि दौड़ने लगे। ना तो राजनी ना ही रगनी दौड़ने लगे, कब, जब उन्होंने देखा कि एक कोबरा कहां पर, गेट पर लेटा हुआ है। सेंस भी समझते जाना है। नेक्स्ट क्या है, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस है। मैंने आपको बताया था इफ के साथ क्या आता है, वर आता है, इफ के साथ क्या होता है, वर। इफ आई वर आई वुड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल भी कर लो, इफ आई वर आई वुड डू समथिंग, इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड डू समथिंग। ठीक है, इसके आगे क्या आता था, इफ आई हैड। ठीक है, इफ आई हैड, तो यहाँ पर आगे क्या सेंटेंस में मिलना चाहिए, वुड हैव या कुड हैव। ठीक है, वुड हैव मिलना चाहिए या फिर कुड हैव, ये दोनों ही करेक्ट रहते हैं। वुड हैव या कुड हैव कब मिलेगा, कंडीशनल सेंटेंस में। अगर स्टार्टिंग में मिल रहा है आपको इफ के साथ हैड, और ये देखो रिवर्स भी मिलता है, हैड आई भी स्टार्ट होता है, हैड आई से भी स्टार्ट हो सकता है, या इफ आई हैड से भी स्टार्ट होता है। तो आगे जो क्लॉज होता है, सेकंड क्लॉज, उसमें क्या मिलता है, वुड हैव या कुड हैव। जैसे कि यहाँ पर है इफ के साथ होना चाहिए वॉज की जगह पर क्या, वर। यहाँ पर महात्मा गांधी जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर जिंदा होते तो क्या होता, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग, वो रोने लगते, कब, टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन को देख करके वो क्या करते, रोने लग जाते। बात समझ में आ रही है। तो इफ महात्मा गांधी वर आएगा, कंडीशनल सेंटेंस है, और इसके आगे वुड रहेगा। अगर हैड होता तो वुड हैव या कुड हैव आता। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दे माइट हैज। अब यहाँ पर दे जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज क्या करेक्ट है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, दे माइट हैव आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस मतलब क्या, अतिक्रमण करना या फिर रूल्स को तोड़ना। ठीक है, तो ट्रांसग्रेस, इसको कैसे याद रखते हो, मैंने आपको बताया भी है ये चीज। कांग्रेस को आप याद रखो, कांग्रेस से बहुत ज्यादा मिलता जुलता वर्ब है, मिलता जुलता ये वर्ड है, आपको याद रहेगा। कांग्रेस क्या करते हैं, आप एक जनरल सी बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में जो भी ज्यादातर नेता होते हैं वो कैसे अपने रूल्स जो भी बनाए होते हैं उन्हें ब्रेक करते रहते हैं। तो इस चीज को बस ऐसे याद रख लो कि कांग्रेस और ट्रांस का मतलब भी जनरली क्या होता है, उल्टा। तो ट्रांस से आप याद रखोगे कि अपोजिट। तो कांग्रेस जब भी पक्ष में थी, जब भी आप रूलिंग पार्टी होती है तो कुछ लॉज बनाती है, और उसके बाद जैसे ही रूलिंग पार्टी से हटती है वो उन लॉज को क्या करती है, ब्रेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कांग्रेस यानी कि लॉ, और ट्रांस मतलब अपोजिट, मतलब जो भी लॉ बनाएंगे उनको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेकिंग द लॉ इसका करेक्ट मीनिंग होता है। ट्रांसग्रेस मतलब ब्रेकिंग द लॉ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अतिक्रमण करना, कोई भी जो लॉ है उसको ब्रेक करने के सेंस में आता है। ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम। अब डेकोरम का क्या मतलब होता है, देखो डेकोरम को आप याद रखो डेकोरेट करने से, डेकोरेट से याद रहता है। और नहीं याद रहता तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा भी सेंटेंस बताऊंगा, उससे आपको ये चीज याद रह जाएगी। डेकोरम का मतलब पहले तो समझ लो, डेकोरेट करने से रिलेट है, मतलब कि अच्छा करना, और डेकोरम होता है शिष्टाचार या सभ्यता के सेंस में। ठीक है, तो सभ्यता या फिर जो भी जिसका आदमी का शिष्टाचार है, व्यवहार अच्छा है, डेकोरेटेड मतलब बहुत अच्छा व्यवहार या फिर शिष्टाचार या सभ्यता। लेकिन इसको आप याद कैसे रखोगे, देखोरम, डेकोरम को ऐसे याद रखो, देखोरम, रम पीने के बाद क्या होता है, जितनी भी सभ्यता है वो सब कहाँ, नाली में चली जाती है। आदमी कहाँ घुसता है, सीधे से पानी उसको अच्छा दिखता है और वो नाली में ही कूदता है। ठीक है, तो देखो रम पीने के बाद क्या होता है, गंदगी, मतलब सभ्यता जो है वो सब नाली में चली जाती है। तो डेकोरम क्या होते हैं, सभ्यता के बारे में है, और रम नहीं पीना है आपको, इससे याद रखना है। डेकोरम मतलब शिष्टाचार या फिर सभ्यता, सभ्यता के बारे में है। डेकोरेटेड अच्छा वर्ड है, लेकिन अगर इसमें ये वर्ड अलग हो जाए तो ये कैसा है, बहुत गंदा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम, डेकोरम मतलब क्या, सभ्यता। ठीक है, तो सोशल मतलब सामाजिक,
अच्छा जो व्यवहार है उसको क्या कर दिया, ट्रांसग्रेस कर दिया, मतलब कि आपने उसका अतिक्रमण कर दिया। कब? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कॉन्सिक्वेंसेज जो भी वो करने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो यहां पर एरर क्या हो गई, माइट हैव आस्क्ड। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल। अब देखो ये जो हैविंग आता है ना, इसके साथ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म हैविंग फेल्ड। इसका सेंस क्या बनता है, आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कोई भी काम जब एक बार आप कर चुके हो या एक बार वो काम कंप्लीट हो गया है और किसी दूसरे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हैविंग डन समथिंग, और उसके बाद सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। तो यहां पर इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रॉमिस, आप जो भी प्रॉमिस था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको फेल कर दिया आपने, हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर प्रॉमिस। तो हैविंग के साथ जो वर्ड आता है उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपकी एरर आएगी, ये क्या होगा, हैविंग फेल्ड। बात समझ में आ गई, हैविंग फेल्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है, आपको बोल रहे सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम। उसने क्या किया, उसने कोई चीज मेरे रूम से स्टोल कर दी, चुरा ली, एंड हिड इट, हिड इट मतलब छुपा दिया, इन हर रिसेंटली गॉट साड़ी। अब देखो रिसेंटली गॉट साड़ी का क्या मतलब होगा, जो उसने रिसेंटली साड़ी ली थी, लेकिन गॉट का सेंस कुछ बन नहीं रहा है। तो यहां पर वो बताना क्या चाह रहा है, इस साड़ी की क्या है, विशेषता है। तो साड़ी की विशेषता क्या होगी, रिसेंटली गॉट नहीं होगा, रिसेंटली गॉटन। जब आप इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो यहां पर क्या आएगा, रिसेंटली गॉटन साड़ी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, इसको आपको याद रखना है। रिसेंटली गॉटन साड़ी के बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव जब आप बनाओगे तो रिसेंटली के साथ क्या आएगा, ये एडवर्ब है और इसके साथ आएगा एडजेक्टिव गॉटन साड़ी। सो आई कैन टेल यू एनीथिंग अबाउट द स्टोलन थिंग्स अनलेस और अंटिल। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अनलेस और अंटिल एक साथ आया, इसमें एरर होगी। तो देखो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अंटिल का मतलब है उस समय तक, समय के बारे में है, और अनलेस क्या बताता है, कंडीशन, यानी कि उस समय तक या उस कंडीशन तक, दोनों ही चीजों के बारे में बोल सकते हैं। ये क्लियर है, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस और अंटिल आई चेक द रूम, ठीक है, अनलेस और अंटिल आई चेक द रूम, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे क्या बोल रहा है, यहां पर एरर किस में आएगी, रिसेंटली गॉटन साड़ी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विथ प्रॉमिसिंग कैरियर्स। अब देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को समझोगे तो ही आप इसमें एरर बता पाओगे। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ोगे और जितने आपने रूल्स पढ़ रखे हैं उनसे सर्च करोगे इसमें एरर, तो आपको एरर नहीं मिलेगी। देखो अगर आप इफ ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करने का मतलब ये तो नहीं कि हाथ में फूल लेके प्रपोज करोगे। प्रपोज करने का सेंस क्या है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करोगे कि दे विल ज्वाइन दिस कंपनी, तो अभी आप प्रपोज कर रहे हो और वो विल ज्वाइन, अभी ये सूटेबल नहीं है। यहां पर विल की जगह पर क्या आएगा, दैट दे शुड ज्वाइन, उन्हें वो कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दे शुड ज्वाइन, दे विल ज्वाइन, ये तो आप प्रपोज कर रहे हो ना, वो हो सकता है ज्वाइन करें या फिर नहीं करें। तो अगर आप किसी भी चीज को प्रपोज करते हो तो वहां पर कंडीशन ऐसी रहती है कि शायद वो ऐसा करें या फिर नहीं करें, बट आप ऐसा चाहते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो दे विल ज्वाइन दिस कंपनी, ये एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर आप कह रहे हो ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड आएगा यहां पर, दे शुड ज्वाइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विथ प्रॉमिसिंग करियर, मतलब अगर वो कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है वो कंपनी उन्हें बहुत ही अच्छा, प्रॉमिसिंग करियर मतलब बहुत अच्छी करियर ग्रोथ दे सके। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस कुछ ऐसा ही है जिसको अगर आप समझोगे इस चीज को तो आप इसमें एरर बता पाओगे। बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड, और आगे क्या बोल रहा है, द जज केम टू द कंक्लूजन दैट द केस वॉज फॉल्स। पहली चीज आप एरर जब भी पढ़ो तो एक बार सेंटेंस को पूरा एक बार पढ़ो। ठीक है, अब इसमें जब मैंने सेकंड हाफ पढ़ा तो इसमें आया बात जज की। ठीक है, जज को क्या करना था, केम टू द कंक्लूजन, जज कब आया, कंक्लूजन पे आया, और दैट द केस वॉज फॉल्स, उसको ये चीज समझ में आ गई जो केस था वो कैसा था, गलत था, फॉल्स था। तो ये चीज उसको कब पता चली होगी, जब उसने दोनों प्लीडर्स की बातों को ध्यान से सुना होगा। तो यहां पर जो सेंटेंस में लिखा हुआ है जज एवरीथिंग, इसका सेंस नहीं बन रहा है। यहां पर क्या आएगा, जजिंग एवरीथिंग, जजिंग एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स, प्लीडर्स मतलब जो भी याचक हैं, जो भी याचक हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष हैं,
इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड द जज केम टू द कंक्लूजन। तो मतलब जजिंग मतलब कि उसने सुनने के बाद, समझने के बाद जो दोनों प्लीडर्स की बातें थी, उसके बाद जज इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये जो भी केस था ये कैसा था, गलत था, फॉल्स था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जज की जगह पर हो जाएगा जजिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन अगर उनके आपस में मतभेद होता है तो वो कैसा रहता है, प्लूरल वर्ब यूज करती है। लेकिन ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उन पूरे वॉलंटियर्स की बॉडी के बारे में। और वॉलंटियर्स हमेशा, यानी वॉलंटियर्स होता क्या है, जो भी अपनी इच्छा से काम करते हैं, पैसे किसी काम के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पर हैव बीन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पर हैज बीन। Body of volunteers has been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds। तो यहाँ पर क्या होगा, a body of volunteers के साथ क्या आ जाएगा, has been organized, ना कि have been organized। करेक्ट वर्ब क्या होगी, has। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे क्या क्या एरर्स हैं। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ईच ऑफ द, तो ईच जब भी आया, आपने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ईच से सबसे पहले चेक करो कि वर्ब क्या यूज हो रही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट whom I have chosen, तो यहाँ पर मैंने चूज किया है किसे, ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, whom I has chosen। ठीक है, whom I has chosen ऐसा होगा क्या, नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि I के साथ तो हमेशा ही, I के साथ हमेशा क्या आता है, have आता है, ये तो करेक्ट रहेगा। whom I have chosen, देखो ये भी एरर होती है, I के साथ has कई लोग सोचते हैं, बट I के साथ कभी भी has नहीं लगता है, I के साथ हमेशा have लगता है। पहली चीज, इसके आगे क्या बोल रहा है, whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to mark। अब यहाँ पर ये आया है आर ये किसके लिए आया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट के लिए आया है, हर एक स्टूडेंट जिसको मैंने चुना है किस चीज के लिए, टेक पार्ट करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम में, वो कैसे हैं, परफॉर्म करने के लिए वो कैसे हैं, आर अप टू द मार्क यूज हुआ है, आर नहीं होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज अप टू द मार्क, इज यहाँ पर यूज होगा। बात समझ में आ रही सभी को, ये कैसा होगा, इज अप टू द मार्क, और इज किसके लिए यूज हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट के लिए वो यूज हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एवरीबडी एमंग। अब देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एवरीबडी, तो सबसे पहले आपको एवरीबडी के अकॉर्डिंग एरर चेक करनी कि कहीं एवरीबडी के अकॉर्डिंग एरर तो नहीं है। ठीक है, तो एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन वाज होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर है, क्यों वर गलत होगा, यहाँ पर क्यों वाज आएगा, क्योंकि ये कैसा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वाज एंजॉयिंग ड्रिंकिंग विच द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। जिसका मैनेजर क्या था, वो कैसा हो गया था, शॉट डेड हो गया था, मर गया था। ठीक है, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वाज एंजॉयिंग ड्रिंकिंग विच नहीं होगा, यहाँ पर होगा वाइल। ठीक है, यहाँ पर एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर होगा वाइल द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। ठीक है, वाइल यहाँ पर होना चाहिए, ये भी आप एक चेक कर लो। नेक्स्ट क्या है, ही ऑफन सेज दैट इट आर। अब देखो इट जो है वो कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है, और वो भी कैसी, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो इट किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए आपका इट यूज होता है। तो इसके साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, इज इसके साथ यूज करेंगे। ही ऑफन सेज दैट इट इज दीज ऑब्सीन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू देयर moral degradation and are responsible for many evils growing in our society। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, is आ जाएगा, he often says that it is, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, obscene films that lead to the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society। ठीक है, तो it जो है वो सिंगुलर रहता है, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड। अब जो इज यूज हुआ है ये किसके लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ क्या आता है, हमेशा जो बट ऑल्सो के साथ में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर बट ऑल्सो के साथ क्या वर्ब सब्जेक्ट यूज हुआ है आपका, नर्सेज। तो नर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब क्या होगी, आर यूज होगी। तो यहाँ पर एरर किसमें है आपका, बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ पर यूज हुआ है इज, जबकि करेक्ट क्या होगा, आर। ठीक है, तो ये आपकी एरर थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोले, द टीचर्स फेस सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स
एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर। अब देखो ये जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इसमें बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ी होती है, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो आता है वो रॉन्ग आता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है लाइव्स नहीं होगा, लाइफ होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ होना चाहिए, डे टू डे लाइव्स नहीं होगा। तो देखो लाइव्स भी करेक्ट है, लाइफ भी करेक्ट है, यहाँ पर एरर नहीं है। एरर कहाँ पर है, अगर स्टार्टिंग से आप सेंटेंस पढ़ोगे तो टीचर्स आया, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब करेक्ट है, ठीक है। इसके आगे फेस सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज तक करेक्ट है। इसके आगे देखो ये क्या वर्ब यूज हुई आपकी, सिंगुलर, एज डू, सॉरी ये वर्ब कैसे यूज हुई है, प्लूरल, और ये किसके लिए यूज हुई है, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन। अब ऑर्डिनरी मैन कैसा है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब जो प्लूरल यूज हुई है वो यूज किसके लिए हुई, ऑर्डिनरी मैन के लिए। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये भी आपकी होनी चाहिए सिंगुलर। तो इसकी जगह पे करेक्शन होकर के क्या आएगा, एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। एज डज होगा ना कि एज डू, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। टीचर्स फेस, टीचर्स कैसा है, प्लूरल है, फेस भी प्लूरल वर्ब हो गई, करेक्ट है। सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन करता है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर डू जो है इसमें एरर होगी और यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, एज डज, ठीक है। एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को याद रहता है। यहाँ पर एक तो आर और ए अलग अलग है, सिंगल्स आर ए डिसीज नहीं होगा, ये क्या होगा, इज ए डिसीज, ठीक है। सिंगल्स इज ए डिसीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के अराउंड क्या हो जाते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स हो जाते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही, सलमान खान के बारे में बात हो रही। कैसे, देखो बोल रहे हैं कि whether you should get married, चाहे तो तुम्हारा मन हो तो तुम शादी करो, now अभी करो, या फिर whether you should remain single, या तो तुम हमेशा सिंगल रहो, all your life, पूरी अपनी जिंदगी भर। आर योर पर्सनल, आर नहीं, ये किसके बारे में बात हो रही है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो आर ना होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज योर पर्सनल। ये सब क्या है, आपका पर्सनल है, ये सब आपका पर्सनल है। आर योर पर्सनल ना होकर के क्या हो जाएगा, इज योर पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल, ऑल योर लाइफ इज योर पर्सनल, ठीक है। जो भी तुम्हारी लाइफ हो कैसी है, पर्सनल है तुम्हारा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना, तो यहाँ पर आर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट। अब यहाँ पर वर्ब क्या यूज हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखो कितने सारे आपके यूज होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बेसिस पे। एवरी मैन एंड वुमेन के बारे में बात हो रही है, तो हैव ना होकर के क्या हो जाएगा, हैज होगा। करेक्ट वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, क्योंकि एवरी हर एक के बारे में बात हो रही है, तो हर एक के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो करेक्ट क्या होगा, हैज, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करो और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। क्या बोल रहा है, he complained to the police that his briefcase had been stolen and he was lifted। लिफ्टेड का मतलब क्या होता है, लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना, लिफ्ट करना। लिफ्ट होती है, जैसे आप लिफ्ट में चढ़ते हो वो आपको क्या करती है, ऊपर लेके जाती है। एंड ही वॉज लिफ्टेड, जैसे ही उसका ब्रीफकेस चोरी हुआ वो क्या हवा में उठने लगेगा, तो आप कहोगे नहीं यहाँ पर तो गलत हो गया। तो यहाँ पर लिफ्टेड ना होकर के करेक्ट वर्ब क्या यूज होगी, एंड ही वॉज लेफ्ट, एंड ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, ठीक है। तो करेक्ट वर्ब क्या यूज होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, एंड ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। अब देखो ये सेंटेंस भी वैसा ही है, जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आप इसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या बोलेगा कि उसकी जो भी पार्टी है वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। देखो ऐसा वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट उसकी नहीं रही होगी। प्रीवियस गवर्नमेंट जब उसकी नहीं थी तो जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी वो उनको रिपीट क्यों करेगा, क्योंकि वो पहले जब तक नहीं करेगा तब तक रिपीट नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको मिस्टेक करनी है तो उसके लिए वर्ड रिपीट नहीं यूज होता है, उसके लिए वर्ड यूज होगा मेक।
अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को एरर लगेगी, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, तो मैं फिर से इसको क्लियर करता हूं। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसने क्या कहा, सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट, रिपीट तो तब होता है जब वो एरर्स जो हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं वो उसी की पार्टी ने करी होती, बट उसकी पार्टी ने नहीं करी है। वो किसने करी है, प्रीवियस गवर्नमेंट, दूसरी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने वो मिस्टेक्स करी हैं, तो वो उनको रिपीट क्यों करेगा, वो रिपीट उन्हें कर भी नहीं सकता, क्योंकि रिपीट तब करते हो जब आप किसी एरर को पहले करते हो फिर आप उसे दोबारा करोगे, तब वो होता है रिपीट। लेकिन अगर वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने करी है तो वो उनको फर्स्ट टाइम करेगा, यानी कि मेक, तो वो क्या बोलेगा कि हिज पार्टी वुड नॉट मेक द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस एग्जाम्स में आया वो क्वेश्चन है। यहां पर आपको करेक्शन कहां पर था, रिपीट वाले पार्ट में क्वेश्चन में एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स। अब देखो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे और इसका मीनिंग निकालोगे, आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसी कामना करता हूं कि जो कंट्री की कंडीशन है वो बैड यानी कि बुरे से क्या बदतर हो जाए। क्या आप ऐसी कभी भी कामना करते हो, नहीं। तो यहां पर एरर क्या है, आई होप नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, आई फियर, मुझे ऐसा डर लगता है कि कंट्री की कंडीशन बुरे से बदतर ना हो जाए, अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। जब तक कि यहां पर देखो कंडीशन आ गई है, कब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक कि ऑल नेसेसरी स्टेप्स, जो भी जरूरत के स्टेप्स हैं, जो भी जरूरत के कदम हैं, उन्हें नहीं लिया जाता है टू सप्रेस टेररिज्म, टेररिज्म को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग टी ही वेंट टू ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अब देखो यहां पर इसका सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, टेकिंग टी, टेकिंग टी मतलब चाय पीते पीते, ही वेंट टू द ऑफिस, वो चाय पीते पीते, रास्ते भर चाय पीते हुए वो ऑफिस गया और उसने जितना भी उसका काम था उसे क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये इसका सेंस नहीं बन रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है, पहले चाय को पिएगा, फिनिश करेगा, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलेगा। तो टेकिंग टी ना होकर के यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर टेकिंग टी यहां पर होना चाहिए। यहां पर यूज करना चाह रहा था पास्ट पार्टिसिपल, बट पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हैविंग टेकन टी या तो यूज करो या फिर क्या आफ्टर टेकिंग टी, क्योंकि टेक हम लोग यूज करते हैं जनरली चाय पीने को पहले ड्रिंक टी बोलते थे, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में ड्रिंक टी नहीं यूज होता है, उसकी जगह पे हैव टी या टेक टी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो टेक टी होता तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन और हैविंग टेकन। ठीक है, तो हैविंग और टेक दोनों सेंस एक साथ आ रहे थे, इस वजह से हैविंग या टेकन ना लेकर के हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर टेकिंग टी। आफ्टर टेकिंग यानी चाय पीने के बाद वो जाएगा और ऑफिस का जो भी काम है उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सेंस भी निकालना पड़ेगा, जो भी सेंटेंसेस है उनको सेंस के अकॉर्डिंग भी हमें चेक करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, लास्ट स्लाइड है, इसको सभी लोग बहुत अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 3 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन, यहां पर ये वॉज यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है, वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। ये यूज हुआ है वॉज सीन, क्या दिखा था, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, तो वॉज नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वर सीन। मैंने आपको बताया था सॉफ्ट सूदिंग एंड सिल्की आर द वॉइसेस लिखा होता था, लेकिन वॉइस के लिए वो वर्ड यूज होती थी, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी वो सब्जेक्ट क्या है, कई बार उसके बाद में भी लिखा हो सकता है। तो आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है और समझना है कि ये जो वर्ब यूज हो रही है ये किसके अकॉर्डिंग यूज हो रही है, ये यूज हो रही है बाद में जो उसके सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग। तो 3 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle including some lambs। कुछ लैम्स के साथ साथ बहुत सारे कैटल्स वहां पर दिखे थे, कहां पर, 3 miles beyond that pasture। पास्चर मतलब क्या होता है, ग्रीन लैंड या फिर छोटी छोटी जो घास का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, इट इज नोटिस्ड that the elite class have no soft corner for the poor। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, for the poor, जो भी पुअर लोग हैं उनके लिए जो भी एलाइट क्लास है, जो भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके पास इट इज नोटिस्ड, ऐसा नोटिस किया जाता है दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। अब देखो यहाँ पर हैव किसके लिए यूज हुआ है, एलाइट क्लास के लिए। तो एलाइट क्लास क्या है आपका, एक हम लोगों ने कैसे एक नाउन पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एलाइट क्लास क्या है, एक
कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है, उनके मत चेंज नहीं है, सभी में बताया क्या जा रहा है, कोई भी उनमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट वर्ब क्या होगी, हैज। ठीक है, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट आपका क्या है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब देखो यहाँ पर एक मोर देन होता है, एक इसी तरह से होता है मैनी आ। ठीक है, मैनी आ जब इस तरह से आपका यूज होता है तो यहाँ पर इसके आगे जो भी आपका सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर मोर देन वन है या फिर मैनी आ होता है, मैनी आ, तो इसके आगे जो सब्जेक्ट आता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। सेम वे में आपका चलता है मोर देन का, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, हैज टेकन द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीयू में किसने, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कैंडिडेट्स होता तो भी एरर होती है, यहां पर क्या होगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, और हैव नहीं होगा, जो करेक्ट वर्ब की फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और वो क्या हो जाएगी, हैज। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्या होता है, उसकी जो भव्यता है उसमें वो कैसा है, माइटी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। कौन, इज सीन द हिमालयाज, ये इज जो वर्ब है वो किसके लिए यूज हो रही है, हिमालयाज के लिए। और हिमालयाज कैसी है, हिमालयन रेंज है, बहुत सारी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, वो पूरी एक रेंज है, उसमें बहुत सारे पर्वत आते हैं, तो इसके लिए हम लोग करेक्ट क्या यूज करेंगे, आर सीन। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर, नॉर्दर्न जो फ्रंटियर है इंडिया का, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। हम लोग देखते हैं हिमालय को कैसा एकदम भव्य है, वो अपनी ताकत में कितना है, बहुत ज्यादा भव्य है, वो बहुत सारे जो भी देश हैं जो हम पे अटैक करते हैं उनको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या होता है, पॉलिटी होता है। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब क्या है, जो आइडियाज होते हैं पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बात हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है, हिज पॉलिटिकल आइडियाज। अगर उसके आइडियाज के बारे में बात हो रही है तो इज कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और करेक्ट क्या होगा, आर। हिज पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, उसके पॉलिटिकल जो आइडियाज हैं वो गुड नहीं है, मतलब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है, जैसा भी उसने न्यूज वगैरह में सुना है वैसा ही वो जानता है। इस वजह से हमने उसे क्या सजेस्ट किया कि उसे क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में और कार्ल मार्क्स के बारे में उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हिज पॉलिटिक्स यानी कि उसका जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉज क्लॉज बेटर। जो नए टाइप का, न्यूअर टाइप, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, न्यूअर टाइप, एक है न्यूअर टाइप है, वो मशीन का कैसा है, ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑफ के आगे कभी भी आपका सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, तो यहां पर क्या होगा, पहली चीज होगा वो ऑटोमेटिक मशीन्स होगा पहली चीज, तो ये एरर है कि यहाँ पर एस होना चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन्स होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, न्यूअर टाइप है तो उसके आगे ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर होगी, वॉसेस क्लॉज फास्टर। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट सेंटेंस में दो एरर थी, दोनों ही आपको देखनी थी। ऑफ के आगे क्या है, मशीन्स आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आता है, ऑफ के आगे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आपका आएगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, न्यूअर टाइप है। न्यूअर टाइप आपका सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे, 30 स्लाइड्स थी जिसको हम लोगों ने देखा, और इस पे आपको बहुत सारी एरर्स मिली होंगी जो कि हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइम पर डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ये आपको ये पूरी चीजें समझ में आई, आई होप कि सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये चीजें और ज्यादा आसान भी लगी होगी और बहुत सारी बातें वहां की हमें याद भी हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ नए रूल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद उन पे फिर से स्लाइड्स में क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यू रखोगे, आप देखते रहोगे, तो थोड़े ही टाइम में आपको
जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको दिखेगा कि बिल्ड होने लग रहा है, आपको एरर्स समझ में आने लग रही है, फिर आपके ग्रामर्स के रूल्स भी आपको सही से याद होने लगेंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। बस करना क्या है, आपको मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करनी है, जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनको लिखना है एक जगह पर और फिर से इनकी बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रीवियस क्लासेस में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं उनको आपको क्या करना है, फिर से एक बार चेक करना है कि क्या आपको क्वेश्चंस अभी भी करेक्ट वे में याद है या फिर अब आप उनकी एरर्स को भूलने लगे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस मेन की है आपकी सक्सेस के लिए, तो वो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।